नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई या दोस्तों आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों आपकी यूपी लेखपाल की भी अभी वैकेंसी आने वाली है, और जो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म भर चुके हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों हिंदी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारी सीरीज़ से आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको हर एक वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखते रहना। तो चलते दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है आपको डेली हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है इन चार में से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन की बात हो रही, तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? चार होते हैं। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपका हो गया या, रा, ला और वा। दोस्तों ये ऐसे व्यंजन हैं जो कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और इनकी संख्या चार है। और कौन कौन से हैं दोस्तों? या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से चार में से कोई एक मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर या दिया गया, तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आया? तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आया। तो आपको इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी छोटी ई और जो बड़ी ई है ये किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये कंठ से रिलेटेड है, या दंत है, या दंतोष्ठ है, या तालव्य। यानी दोस्तों ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों ई और ई की, यानी छोटी ई और बड़ी ई की बात करें दोस्तों, ये किस प्रकार के वर्ण हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों जो है आपके तालव्य, किस प्रकार के? दोस्तों ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगर बात करें दोस्तों तालव्य ध्वनियाँ कौन होती हैं, आपको सुनना है दोस्तों कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा को, जो जीवा का मध्य भाग होता है वो तालु से स्पर्श करता है, तो उस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा यानी जीभ का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें दोस्तों तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपके कुछ व्यंजन आते हैं, तो आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है, कुछ भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है तो साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते चलेंगे। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग एसएससी डीजी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग दोस्तों 20 में से 20 आप करके आओगे। बस आपको इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहना है, ये बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों तालव्य की बात हो रही है, तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों आपके व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपका आ गया चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और इया हो गया। और बात करें दोस्तों आपका सा और या, ये दोस्तों जो व्यंजन होते हैं ये तालव्य व्यंजन होते हैं। और स्वर की बात करें तो स्वर के अंतर्गत दोस्तों आपके दोनों आते हैं, छोटी और बड़ी। तो आपको इसको याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट, आप लोग बताइएगा कि छा कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। ये आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी हुआ था अगस्त में, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों छा जो है ये किन दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ। तो दोस्तों छा जो बना हुआ है आपका आधा कै और पूरा ये वाला सा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको याद कर लेना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावक का संधि विच्छेद क्या है।
यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि जो पावक है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम हुआ करे तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक बात और बताना है कमेंट बॉक्स में, जब आप वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि कितने लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है फॉर्म भर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावक का दोस्तों जो सही संधि विच्छेद होगा वो पव धन अक होगा, पव धन अक। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर अ होता है, यानी देखिए देखिए पा में अ की मात्रा चढ़ी हुई, तो दोस्तों जो अ होता है ये आपका किस में बदल जाता है, तो आओ में बदल जाता है। ठीक है, तो अ की जगह जब आओ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पाव वक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग यहीं से समझ लीजिए कि पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पव धन अक हो जाएगा। और ये दोस्तों कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह धन चल की सही संधि क्या होगी। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद आपको दे दिया और पूछ लिया यहाँ पर कौन सी संधि बनेगी। देखिए आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना अपने एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ निह धन चल जो ये किसका संधि विच्छेद है, तो निश्चल का। दोस्तों निश्चल जो है इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो निह धन चल होगा। तो आपको इसको याद रखना है। और ये दोस्तों कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये आपकी विसर्ग संधि है। ये भी आपको याद रखना है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा जो आपका निह धन चल है इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ, तो ये भी आपको याद रखना साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकार और उपकार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो अपकार और उपकार है इन दोनों शब्दों का जो सही अर्थ है वो क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आपके समानार्थक शब्द होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपकार की, तो दोस्तों अपकार शब्द का मतलब क्या होता है, बुराई। दोस्तों अपकार जो शब्द है इसका मतलब होता है बुराई, और उपकार का मतलब दोस्तों होता है भलाई। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों शब्द किस में मिल रहे हैं, बुराई और भलाई। तो अपकार का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका बुराई। तो देखिए इसका मतलब बुराई और इसका मतलब भलाई, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक्षम्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक शब्द दे दिया है और उससे पूछ लिया इसके लिए एक वाक्य क्या होगा। ठीक है, तो अक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्तनी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य छांटना कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग छांटते हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें आपका जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, चेक करते हैं। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो देखिए दोस्तों सही है। वहाँ बहुत भीड़ है, ये भी सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, देखिए ये दोस्तों गलत है। अनेकों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर अनेक लिखा होगा तब सही माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपका जो वाक्य है ये गलत है, तो अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारपाई पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से, मैं एसएससी जीडी का जो अभी आपका फरवरी में हुआ था, मार्च में वो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि चारपाई जो पद है इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस पद का यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वो दोस्तों कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है। यानी जिस समास का
पूर्व पद संख्यावाचक हो वो दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर चार पाई, तो चार जो है दोस्तों इसका पूर्व पद है और पहला पद है। देखिए ये संख्यावाचक है, तो यहीं से आप लोग पकड़ लीजिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चार पाई का मतलब दोस्तों होगा चार पैरों का समाहार, चार पैरों का समाहार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि जो समानार्थक शब्द युग्म होते हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। आपको एक का आंसर मालूम होगा लेकिन आप एक में डाउट हो जाओगे, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम में हिंदी के ये पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जो सर का मतलब है, यानी दोस्तों ये जो सर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो आपका होता है तालाब, यानी जिसमें सरौता वाला सा होगा उसका मतलब तालाब, और जिसमें दोस्तों आपका शेर वाला सा होगा उसका मतलब होता है दोस्तों बाण। क्या होता है दोस्तों, बाण होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा कि पहले सर का मतलब तालाब और दूसरे सर यानी शेर वाले जिस जो सा होता है उसमें उसका मतलब होता है बाण। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए कमल का अक्सर आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको मालूम भी होगा, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों आपको जो कमल ना दे करके, कमल शब्द ना दे के दे दिया मान लीजिए पुंडरीक। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, आपके ऑप्शन में कमल ना दे कर पूछ लिया जलज लिख दिया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कमल के जितने पर्यायवाची हो पहले वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा आप लोग। तो जलज कमल के जो पर्यायवाची हैं, पहला दोस्तों आपका जलज हो गया, जलज हो गया। दूसरा दोस्तों पंकज हो गया, पंकज हो गया। इसके बाद दोस्तों नीरज हो गया। ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में खूब पूछता है। सरोज हो गया, सरोज हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका कंज हो गया, कंज के बाद दोस्तों आपका राजीव हो गया, ठीक है। और आप लोग लिख लीजिए अरविंद हो गया। चलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अरविंद हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका सतदल, सतदल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। सतदल हो गया। इसके बाद सरसिज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सरसिज हो गया। इसके बाद दोस्तों आप लोग लिख लीजिए पुष्कर पुंडरीक, पुष्कर पुंडरीक। पुष्कर हो गया आपका, पुंडरीक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनको जरूर ध्यान रखना है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा सही होगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर जलज यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगहन का तत्सम रूप कौन सा है। देखिए दोस्तों आगहन का तत्सम रूप क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आप लोग तद्भव तत्सम पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तत्सम वो शब्द होते हैं जो परिवर्तन के बाद संस्कृत में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तत्सम बताना आगहन का, तो आगहन का दोस्तों तत्सम रूप हो जाएगा वो आपका हो जाए अग्रहायन। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या। देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको याद रखना दोस्तों, अंधे पीसे कुत्ते खाए का जो सही मतलब है वो दोस्तों कुप्रबंध से वस्तु नष्ट हो जाती है। यानी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मूर्खता से
बनाई हुई वस्तु दोस्तों नष्ट ही हो जाती है। तो यहाँ पर कुप्रबंध से वस्तु क्या होती है, नष्ट होती है। यानी वही कहने का मतलब मेहनत कोई और करे और खाए कोई और। तो इसका मतलब यही हो गया कि दोस्तों कुप्रबंध से जो वस्तु होती है उससे विनाश होता है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, आंखें दिखाना का जो सही मतलब है ना, यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डराना धमकाना हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्त्र शस्त्र। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना अस्त्र और शस्त्र का जो सही अर्थ क्या होगा। यानी यहाँ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अर्थ का अर्थ है फेंककर शत्रु पर चलाया जाने वाला हथियार। अर्थ का मतलब दोस्तों क्या दिया गया है कि फेंककर शत्रु पर चलाया जाने वाला हथियार उसे अस्त्र कहते हैं। अगर तो किंतु शस्त्र का क्या मतलब होगा, तो दोस्तों शस्त्र का जो मतलब होगा वो हाथ से लेकर मारने का हथियार। ठीक है, जो हाथ से लेकर के मारने का हथियार होता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर शत्रु पर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। तो आप लोग अस्त्र शस्त्र में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो समझ गए होंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। देखिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, अगर बात करें धैर्यवान की, तो दोस्तों धैर्यवान का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धैर्यवती। आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक और विभक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी हिंदी में जो भी टॉपिक आपके दिए गए हैं सिलेबस में, उन सभी से दोस्तों एक एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आपके एग्जाम में आना ही आना। तो मैं भी उसी प्रकार हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही लेकर के आप लोगों के सामने आता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी दोस्तों जो वृक्ष है उससे पत्ता गिर रहा है, यानी उससे दोस्तों पेड़ से वो पत्ता जो है अलग हो रहा है। तो अलग होने का दोस्तों जो संबंध है वो किस कारक में दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपका जो अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी वृक्ष से, यानी अपादान से का अर्थ जो होता अलग के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर पत्ता जो है अलग हो रहा है पेड़ से। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि की जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अक्षर जो है ये ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का बहुवचन क्या होगा। यानी दोस्तों धातु जो शब्द है इसका जो बहुवचन रूप होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो बहुवचन धातुएं हो जाएगा, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 कि उत्साह में उपसर्ग, यानी दोस्तों जो उत्साह है इसमें कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ, या ये आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों उत्साह का अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो उत धन साह। ठीक है, तो दोस्तों उत क्या हो गया, उत दोस्तों आपका एक उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उत्साह वर्ड में, यानी शब्द में। तो आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो जीके जीएस के हों चाहे वो हिंदी के हों। तो दोस्तों ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपके कई बार पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो भी फ्रेंड्स लोग 2024 में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग लेखपाल
की तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, या आप लोग यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके पेट हो गया, टेट हो गया और जो बीएड ईएड हो गई, इनमें सभी क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर एक इम्पोर्टेंट और हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है आपको हमारे इस चैनल पर डेली मिलती रहती है और सभी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल क्वेश्चन होते हैं आपके आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।